नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जेपी अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही नेशनल अस्पताल के बने यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बैठकों में भी शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर सपा के घर में स्ट्राइक हुई है। बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। अपर्णा ने हमेशा से पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर अगले सप्ताह प्रदेश में शुरू होगी बूथ विस्तारक योजना। सीएम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी संभालेंगे बूथ विस्तारक का जिम्मा। 10 दिन तक बूथ के हर दिन देंगे 10 घंटे का समय। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। सबसे ज्यादा 40% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए गए। ओबीसी मंत्री विधायकों के पलायन के बाद यह फैसला लिया गया। भाजपा ने एक भी मुस्लिम को पहली लिस्ट में नहीं किया शामिल। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे भोपाल के जेपी अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। 11:30 बजे सीएम शिवराज नेशनल अस्पताल के नवीन यूनिट का उद्घाटन करेंगे। फिर 12 बजे सीएम दफ्तर पहुंचकर बीजेपी की होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। और सीएम अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है लगातार, उसको लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर भी शामिल होंगे, उसमें भी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, सीएम अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। कोरोना जिस तरीके से, जिस गति से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, काफी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री खुद अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर लगातार सक्रिय है और जो आज भोपाल में और इंदौर में जो मामले आए हैं वो बड़े ही चिंताजनक है। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस तीसरी लहर के 1175 मामले भोपाल में सामने आए हैं और 1800 से अधिक मामले इंदौर में सामने आए हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन को सुनिश्चित कराने को लेकर यह टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने जाएंगे, जहां भोपाल में जेपी अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वे नेशनल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और नई यूनिट का उद्घाटन करेंगे। वहां पर कोरोना को देखते हुए सरकार लगातार सक्रियता बनाए हुए है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के साथ, प्रत्येक जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के साथ, अधिकारियों के साथ, कलेक्टर के साथ बैठक करते रहते हैं और उन्हें निर्देश देते रहते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जेपी अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर वे निरीक्षण करेंगे, टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि टीकाकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगे और जो नया बूस्टर आया है वो अधिक उम्र वाले लोगों को लगे, जिसके चलते कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका इफेक्ट ज्यादा न पड़ पाए। हालांकि कोरोना के तीसरी लहर में यह एक ज्यादा फायदा रहा है कि लोगों को ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है, जिसके चलते कि अधिकतर लोग आइसोलेशन में है। लगभग 96% लोग आइसोलेशन में है। 4% लोग जो गंभीर रूप से वो बीमार हो रहे हैं तो उन्हें ही हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और उनके घर तक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। वहीं प्रत्येक जिले के कलेक्टरों को भी यह निर्देश दे दिया गया है कि जो भी पॉजिटिव आता है तो उन्हें होम आइसोलेशन करने के लिए अधिक प्रेरित करें, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ओबेलाइज ना करें और उनके घर तक जल्द से जल्द किट की सुविधा पहुंचे, जिसके चलते कि वे निरोग रहें और वो जल्दी ही रिकवर हो। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले वह हमीदिया अस्पताल भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने बेडों का निरीक्षण किया था, आईसीयू कक्षों का निरीक्षण किया था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी जेपी अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था और आईसीयू का निरीक्षण का उद्घाटन किया था। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी वहीं जेपी अस्पताल पहुंचेंगे और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वे नेशनल अस्पताल पहुंचकर वहां पर वे नई यूनिट का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कोरोना को लेकर भी बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार लगातार कर रही है और उसके बाद में अब बड़ी बैठकों में भी वो शामिल होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे और बैठकों में भी शामिल होंगे। किस तरीके की बैठक रखी गई है? यह एक बैठक रखी गई है और इस बैठक का मोनो यह है कि
बूथ लेवल पर किस तरह से सक्रियता बढ़ानी है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बढ़ाना है। बूथ लेवल की है जिसमें मुख्यमंत्री समेत मध्य प्रदेश के सांसद, विधायक भी और जिलों के प्रभारी भी जो है बूथ लेवल में अपनी सक्रियता दिखाएंगे और कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे, जिसके चलते कि जो लगातार कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय बने रहे और बड़े जो अधिकारी हैं इस विभाग को, बड़े जो अधिकारी हैं बीजेपी के, वे लगातार उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। ये 20 तारीख से योजना जो है बीजेपी ने शुरू करी है बूथ लेवल पर, और वहां पर सभी पदाधिकारी जाएंगे और 10-10 घंटे का समय मांगा है, मतलब 10 दिन में 100 घंटे सभी को देना है। विधायक, प्रभारी मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी को इसको लेकर एक अहम निर्णय बैठक ली गई है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे और वह उन्हें निर्देश करेंगे कि किस तरह से यह कार्य करना है। विस्तारक के रूप में जाएंगे और जगह जगह पर ये जो बैठक आयोजित की गई है और इसके बाद यहाँ जो बैठक आयोजित की गई बीजेपी कार्यालय में, इसके बाद संभाग में यह बैठक 17 और 18 तारीख को आयोजित की जाएगी। जो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, उन सब संभाग के अनुसार बैठक आयोजित कर वहाँ के सांसद, विधायक और मंत्रियों को यह बताया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र का दौरा करें और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें विस्तार से समझाएं कि हमें आगामी समय में क्या काम करना है। साझा करने के लिए तो सीएम अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जेपी अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसके साथ ही नेशनल अस्पताल के नवीन यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती हुई आई हैं। यहां तक कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था और इसके साथ ही दत्तात्रेय होसबोले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक बनने पर उनके साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। और अगर सूत्रों की माने तो अपर्णा की बीजेपी से बातचीत भी फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था और विधानसभा क्षेत्र में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव दूसरे नंबर पर रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा को करीब 63,000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती हुई नजर आई है। यहाँ तक कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था और इसके साथ ही दत्तात्रेय होसबोले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक बनने पर उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील, सपा के ही घर में स्ट्राइक देखने को मिल रही है, काफी तोड़ मरोड़ जो है वो देखने को मिल रही है और ये जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सपा के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, ये क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं उन समीकरणों पे लोग दल बदल रहे हैं जिससे कहने को उनकी सीटें मजबूत रही। हालांकि देखिए, अपर्णा यादव को अगर दल बदल की बात करें तो कहीं ना कहीं कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो दल बदल के खेल में आगे रही है। यानी कहीं ना कहीं अब वो मुलायम सिंह यादव की छोटी पत्नी की बहू है, छोटी बहू है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेटे के तो कैंट विधानसभा से देखिए उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर वो बहुत कम वोटों से हार जीत उनकी हुई थी। तो ऐसे में उनको लगता है कि कैंट विधानसभा में बीजेपी का वोट ठीक ठाक है, तो ऐसे में अगर हम बीजेपी के में पाले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर उनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो ये मानते हुए वो बीजेपी में शामिल हो रहे। हालांकि कैंट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे की टिकट चाह रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ मतभेद भी हुए थे, लेकिन रीता गौड़ी जोशी को प्रयागराज से लोकसभा का टिकट दिया गया था, जिससे वो लोकसभा चली गई। हालांकि वो कैंट से दोबारा अपने बेटे को टिकट चाह रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी वो सहमति नहीं बनी थी। तो ये माना जा रहा था कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में आ सकती है, तो बीजेपी उनको वहां से मौका दे सकती है। हालांकि देखिए, इस दौरान बीते 5 सालों के बीच में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने पीएम मोदी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ करते नजर आई। हालांकि राम मंदिर को लेकर उन्होंने 11,11,000 रुपए का चंदा भी बीच में दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कई चीजें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके गृह जनपद के हैं, उनके पटीदार भी लगते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा लगाव उनका रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी उनको वहां से उतार सकती है। तो आज माना जा रहा है कुछ देर में वो रीता
अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। अगर ऐसे में ज्वाइन करती है तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा समाजवादी पार्टी के लिए कि वो अपने घर के ही सेंध में बीजेपी उनके घर में फिर से दोबारा सेंध लगा लिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी कमियां होगी समाजवादी पार्टी के लिए, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर सामने होती है। रीता अपर्णा यादव पहुंचती है बीजेपी दफ्तर, वो ज्वाइन करती है। अगर ज्वाइन करती है तो कैंट से क्या उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया जाता है, और बीजेपी का प्रत्याशी अगर उनको वहां घोषित किया जाता है तो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ किसको उतारती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो विधानसभा के चुनाव में काफी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा सकती है। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से देखें दल बदल की ये जो राजनीति हो रही है, चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो अपर्णा यादव है वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। देखिए, अपर्णा यादव को राजनीतिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और ऐसे में माना जा रहा था कि वो कैंट विधानसभा क्षेत्र से के लिए पहले समाजवादी पार्टी में, हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनको अपना टिकट दिया था और ऐसे में माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी फिर से दोबारा उतारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगाव उनका बीजेपी की तरफ रहा है, तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और कैंट से उनको बीजेपी टिकट देगी। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट ना देकर अब अपर्णा यादव पर भरोसा जताएगी। अगर अपर्णा यादव पर भरोसा जताती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी बीजेपी को होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के घर में कहीं ना कहीं सेंध लगाने में बड़ी कामयाबी को बीजेपी को मिलेगी और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आगामी 20 जनवरी से प्रारंभ हो रही बूथ विस्तारक योजना संगठन के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक ऐतिहासिक और अभिनव योजना होगी। और इस योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी मंत्री, सांसद, विधायक समेत सभी प्रदेश के पदाधिकारी 10 दिन के लिए बूथ विस्तारक के रूप में बूथों पर प्रवास कर निर्धारित किए गए कार्य को संपन्न करेंगे। और इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठकों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद ने विस्तृत मार्गदर्शन किया। और इस योजना के तहत बूथ विस्तारक निकलने वाले प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों ने बताया कि वो जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को अपने प्रवास पर बनाकर शीघ्र दें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विस्तारक के साथ एक आईटी की जानकारी रखने वाला विस्तारक भी होगा, अतः बूथों पर परंपरागत और डिजिटल दोनों तरीकों से जानकारी एकत्र करने का काम किया जाएगा। भाजपा द्वारा किसी विकसित संगठन के ऐप के माध्यम से बूथों की जानकारी डिजिटलाइज की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, सीएम मंत्री बूथ स्तर की कमान जो है वो संभालने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 बजे सभी हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने के बाद जेपी अस्पताल और नेशनल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और जो बूथ लेवल की जो बैठक होगी उसमें वे शामिल होंगे। उसके अलावा इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव व संगठन महामंत्री और संगठन मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि हमें 20 जनवरी से जो बूथ लेवल के कार्य को करना है और किन कार्यों को करना यह बताया जाएगा और कैसे इस कार्य को करना है इसकी जानकारी दी जाएगी। 20 जनवरी से 20 जनवरी तक एक ऐतिहासिक बीजेपी अभियान चला रही है। तो बूथ लेवल और प्रदेश के 63,000 बूथों में इन 10 दिनों में सभी को यहाँ पे स्थानीय सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जो एक संगठन ऐप है उसके माध्यम से वे प्रतिदिन अपडेट करेंगे कि उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं से बात करी है और जो उनका जो कार्य है वो किस तरह हुआ है और उनमें क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, इस ऐप के बारे में बताया जाएगा। ये पार्टी का संगठन है तो उसमें पूरी अपडेट किया जाएगा। उसके बाद 10 दिन बाद जो आगामी समय में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह तैयारियां आज से ही शुरू कर दी जा रही है और अपने बूथ को मजबूत करने का कार्य बीजेपी कर रही है। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, अब ये भी कहा जाता है बीजेपी के लिए कि उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही उम्दा होता है। तो क्या मैनेजमेंट के तहत ही बूथ स्तर पर सारे कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं?
हाँ, जो बीजेपी का मैनेजमेंट है बहुत उम्दा होता है। सब तरह के सब पूरा मैनेजमेंट पहले से तय होता है कि व्यक्ति को क्या काम करना है, और इसी को देखते हुए बैठक भी आयोजित की गई है जिसमें सभी लोग वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। और उनसे कहा जाएगा कि जो जिला अध्यक्ष हैं और जो मंडल अध्यक्ष हैं उन सभी को अपना अपना रूटीन बता दे कि वे कहाँ जाएंगे और कितने समय तक किस दौरान कहाँ प्रवास पर रहेंगे। इस सबकी जानकारी उन्हें दे दे, जिसके चलते कि पूर्व से ही तैयारी की जा सके, क्योंकि बीजेपी पार्टी में किसी भी तरह के भगदड़ मचने का कोई भी अंदेशा नहीं रहता है। पूरा काम मैनेजमेंट के साथ होता है और उसमें अनियमितता देखने को नहीं मिलती है। इसको लेकर ही यह बैठक आयोजित की जाएगी और इसके बाद फिर 17 और 18 जनवरी को फिर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संभाग लेवल की बैठक होगी और उसमें भी यही निर्णय लिए जाएंगे कि संभाग वाइज जो मध्य प्रदेश में संभाग है उसके अनुसार जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं और प्रभारी मंत्री और विधायक हैं और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वह इस बैठक में शामिल होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें 30 दिन कहाँ पर जाना है। और प्रत्येक मंत्री, विधायक, सांसद और प्रभारी मंत्रियों से कह दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक दिन 10 दिन के लिए 10-10 घंटे का समय बूथ के विस्तारक के लिए उन्हें देना है और सभी कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बनाकर उन्हें बूथ मजबूत करने के लेकर निर्देश दे दिए। बिल्कुल दीपक, ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के तहत भी लोगों में पकड़ बनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बूथ विस्तारक रहेगा उसके साथ में एक IT का विस्तारक भी रहेगा। हाँ, बता दें कि ये जो सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे बीजेपी पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से ही बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार पकड़ बनाए हुए और अपनी हर अपडेट बीजेपी सोशल मीडिया पर देती है। इसीलिए उन्होंने एक संगठन ऐप भी बना दिया है। उस संगठन ऐप में जो भी अपडेट है वो सब देंगे। जो IT सेल का जो उसमें पदाधिकारी जाएंगे वे लोग सारी जानकारी जुटाकर उसे ऐप के माध्यम से वह अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे लोगों को अवगत कराएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह अवगत कराएंगे कि उन्होंने क्या कार्य आज किया है। और इस 10 दिन का जो कार्य का लेखा जोखा रहेगा और सब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलेगा कि 65,000 बूथों में उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और क्या क्या रणनीति बनाई गई है। यह पूरा जो अंदेशा लगाया जा रहा है, बीजेपी का कहना है कि अभी तक की सबसे उनकी अभिनव पहल है और इस पहल के तहत वे 2023 का चुनाव जीतने की कवायद में अभी से ही जुट गए हैं। पिछली बार जैसी किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसको लेकर बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने में लग गई है और बूथ लेवल पर ही जब बीजेपी मजबूत होगी तो ही आगे वह आगामी समय में विधानसभा चुनाव में झंडा लहरा पाएगी। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति पर काम कर रही है, बूथ स्तर पर भी काम कर रही है, बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर लगातार काम किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी गई है? कार्यकर्ताओं को जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता, उन्हें भी सभी तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही पद देने पर विश्वास रखती है और सबको अपने अपने दायित्व से पहले ही निर्वाहित करके रखती है। तो जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने वाले कार्यकर्ताओं के कार्य अनुसार देखकर उनका दायित्व भी बढ़ा दिया जाता है और फिर उनको उस अनुरूप काम दिया जाता है। तो इसी अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनके कार्य का लेखा जोखा देखकर उन्हें आगामी समय में बीजेपी अन्य पदों पर बिठाकर उन्हें नए दायित्व भी सौंपेगी और कार्यकर्ताओं को भी खुश करने की रणनीति में बीजेपी लगी हुई है। जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पाए, जो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उन्हें खुश करने की रणनीति रहेगी और इसीलिए बीजेपी अब अपने पदाधिकारियों के साथ ग्राउंड लेवल पर उतर कर कार्य करने के लिए जुट गई है और किसी भी माध्यम से अपने कार्यकर्ता से बातचीत करने और उन्हें खुश करने की रणनीति में लगी हुई है। चलिए दीपक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तब बता दें, प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी अब निभाते हुए नजर आएंगे। सीएम मंत्री संभालेंगे बूथ का जिम्मा। 10 दिन तक बूथ में हर दिन देंगे 10 घंटे का समय। अगले सप्ताह प्रदेश में शुरू होगी बूथ विस्तारक की योजना। प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी निभाएंगे।
चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल भाजपा ने ऐसा रणनीति के तहत किया है। बीते 5 दिन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा से ओबीसी विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर ली है। इसके बाद भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ ओबीसी नेताओं को टिकट दिया है, बल्कि अपने मंच से ये भी कहा कि पार्टी ने सबसे ज्यादा ओबीसी जातियों पर भरोसा जताया है। भाजपा ने एक भी मुस्लिम को अपनी पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया है और महिलाओं को भी महज 10 ही टिकट दिए गए हैं। सपा को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और बसपा ने पहले और दूसरे चरण में चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा कर दी है। सपा आरएलडी ने अभी सिर्फ 29 सीटों पर उम्मीदवारी उतारी है और मायावती ने अपने कोर वोटर दलित पर भी कम मुस्लिम पर ज्यादा भरोसा जताया है। फिलहाल दलितों को बसपा से ज्यादा कांग्रेस ने टिकट दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा 40% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए पिछड़ा वर्ग भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा था, तो 40% जो टिकट दिए गए हैं वो पिछड़े वर्गों को दिए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सरकार बनाने के बाद ओबीसी को वोट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये दावा कर रहे थे कि पिछड़ा वोट बैंक हमारे पास सबसे ज्यादा, हालांकि बीएसपी का वोट बैंक काटने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि हम ओबीसी पर भी फोकस कर रहे हैं। हालांकि मंत्री और जो विधायक रहे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, चाहे दारा सिंह चौहान रहे हैं, और तमाम जो विधायक जो समाजवादी पार्टी का दामन थामे, वो बड़ा चेहरा ओबीसी के रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ, तो उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए अब बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें से 40% जो ओबीसी है उन पर भरोसा जता रही है। उन्होंने ये दावा किया है कि सबसे ज्यादा हमने ओबीसी को टिकट दिया है और ये ओबीसी समाज हमारे साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को केवल 10 टिकट ही बीजेपी ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा महिलाओं पे भरोसा जताया। हालांकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 40% महिलाओं को टिकट दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। तो निश्चित तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि बराबर जो बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पिछड़ा वोट बैंक पर कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पिछड़ा जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ गया, तो उसका कितना लाभ होगा, ये चुनाव का नतीजा तय करेगा कि किस तरफ करवट बैठी है। लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करते हुए उन ओबीसी चेहरे पर ही भरोसा जता रही है जिसमें वो दावा करती नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब सपा और कांग्रेस और बीएसपी उनके ओबीसी के कितने चेहरों को टिकट देती है। तो हालांकि अगर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में तब तीनों दल अगर ओबीसी उतारते हैं तो फिर वो वोट बैंक किस तरफ जाती हुई नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज और निकल कर सामने आ रही है अकील जी, एक भी मुस्लिम को उन्होंने अभी अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मुस्लिमों पर भी कहीं ना कहीं भरोसा शायद जताते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम चेहरे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने ही टिकट दिया, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। बीजेपी को हालांकि ये देखने को मिलता था कि निश्चित तौर पे जिस तरह बीजेपी शिया मुस्लिम को चेहरा बनाती थी, वो अब इस बार नहीं बनाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया, जबकि पश्चिमी यूपी में भी यह चेहरा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार भी बीजेपी ने किसी एक चेहरे को भी पश्चिमी यूपी में टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब बीजेपी जो है वो उन ओबीसी सीटों पर कहीं ना कहीं चेहरों पर भी भरोसा जता रही है, जिससे उसका लाभ हो, जिससे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हो सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कि डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, क्या इससे टिकटों के बंटवारे से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, ओबीसी मंत्री विधायकों के पलायन के बाद ये फैसला लिया गया है। 40% टिकट जो है वो पिछड़े वर्ग को दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।